A very warm welcome to all the YouTube viewers. Today we will discuss regulation of kidney function. किडनी का जो फंक्शन है वो ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर होता है. हमारा ब्लड प्रेशर जो बॉडी में है कैसे उसको वो रेगुलेट करता है, कैसे ब्लड प्रेशर, जैसे कि कभी गुस्सा आया, कुछ भी या फिर टेंशन है, स्ट्रेस बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या फिर पानी कम पिए, बहुत स्वेटिंग हो रहा है ना, कहीं रेगिस्तान में खो गए तो ब्लड प्रेशर घट गया. तो कैसे ये ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में बढ़ता है और घटता है और कैसे उसको नॉर्मलाइज किया जाता है, कैसे उसको ऑटो रेगुलेट किया जाता है, कैसे ऑटोमेटिकली किडनी उसको रेगुलेट करता है, उसी को ऑटो रेगुलेशन कहा जाता है. तो दिस इज द ऑटो रेगुलेशन of the kidney to maintain the blood pressure level in our body. जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm of Hg होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, तो उसको ये मेंटेन करने में हेल्प करता है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किडनी ही इसमें रोल प्ले कर रहा है. द अदर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी जैसे नर्वस सिस्टम, जैसे ब्रेन या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट वगैरह, तो ये सब भी और रोल प्ले कर रहा होता है. किडनी प्लेज ए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल्स इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर एंड द फ्लूइड वॉल्यूम इन आवर ब्लड वेसल्स. चलिए, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में, किडनी कैसे हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. चलिए, सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर का कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं. जो हमारा किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है. तो नेफ्रॉन का वो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें कि ब्लड वेसल आके और वहाँ पे छनता है, तो यानी कि उसका फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो दिस इज द बॉमन्स कैप्सूल. बॉमन्स कैप्सूल के अंदर ही फिल्ट्रेशन होता है. तो एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेकर आ रहा होता है और ये ब्लड वेरियस बहुत तरह के नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और फिर वो एफरेंट आर्टरियोल में बाहर चला जाता है. तो यहीं से ब्लड का एंट्री हुआ और इधर से ब्लड का फिर एग्जिट होता है, फिर वो वापस डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो कैसे यहाँ पे ब्लड प्रेशर, सपोज हमें यहाँ पे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, ताकि यहाँ पे जो GFR है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा वो बढ़ जाए, है ना. जो नेट फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ जाए, NFP नेट फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ जाए. ठीक है, सब तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है. तो कैसे हम लोग ये काम करेंगे ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जानना है कि एफरेंट आर्टरियोल में हम लोग यहाँ पे क्या किया जाएगा, कि ऐसा कुछ किया जाए, कुछ BP बढ़ जाए. और इफरेंट आर्टरियोल, दिस इज द इफरेंट आर्टरियोल. तो इफरेंट आर्टरियोल में क्या किया जाए कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, और एफरेंट आर्टरियोल में क्या किया जाए कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए. ठीक है, तो देखिए, एफरेंट आर्टरियोल को यहाँ पर रिलैक्स करना होगा. रिलैक्स करने की वजह से इसका वॉल्यूम, डायमीटर इसका बढ़ जाएगा, तो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा. तो दीवार पे कैसे पाइप में पानी बढ़ जाता है, तो दीवार पे ज़्यादा प्रेशर डालता है तो ब्लड प्रेशर उसका बढ़ गया. सिमिलरली अगर ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. तो इस एरिया में जो इसके जो मसल्स वगैरह होंगे, स्मूथ मसल्स को, उनको रिलैक्स करना होगा. और सिमिलरली इस तरफ में इफरेंट आर्टरियोल में उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना होगा, उस ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना होगा ताकि ब्लड वेसल बढ़ जाए. क्योंकि इसके ब्लड जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड का पूलिंग हो जाएगा, ब्लड यहाँ पे जमा हो जाएगा, तो इसके कारण इस एरिया में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. और वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के कारण ज़्यादा ब्लड इसमें आएगा, ग्लोमेरुलस में ज़्यादा ब्लड आएगा, जिसके कारण ब्लड ज़्यादा छन के नीचे जाएगा, फिल्ट्रेट ज़्यादा बनेगा. ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट ये आना चाहिए. और दूसरा जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो कंसेप्ट आना चाहिए, ये वाला, है ना, कि यहाँ पे जो हम BP की बात कर रहे हैं ना, BP घटा या बढ़ा, तो वो जानने के लिए हम लोग बेसिक जानना चाहिए. जैसे कि ब्लड आया तो उसका प्रेशर का ये क्या होता है. ठीक है, जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बता देता हूँ मैं कि जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है 10 mm Hg कैसे आता है. ठीक है, जो भी हम लोग जनरल बॉडी ब्लड में फ्लो कर रहा है, तो इफरेंट आर्टरियोल, ये वाला मोटा बनाया है, तो ये एफरेंट आर्टरियोल है. क्या है, दिस इज द एफरेंट आर्टरियोल. तो एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आएगा. ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आएगा
और फिर वो ब्लड फिर छन जाता है, फिर ब्लड जाता है, ठीक है, इसमें से ब्लड चला जाएगा। यही मैं बता रहा था ना वहाँ पे। तो इसमें क्या ऐसा चीज आया कि प्रेशर डिफरेंस आया कि ब्लड छन गया, ठीक है। तो खुद ग्लोमेरुलस जो अपना प्रेशर डालेगा उसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलता है। पानी का जो प्रेशर है वो 55 mmHg होता है, ठीक है। ये रहा 55 mmHg। फिर उसके अगेंस्ट ब्लड के कोलाइड जो होते हैं, ब्लड के जो एल्बुमिन वगैरह होता है, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको पानी को निकलने नहीं देता है। तो यानी कि ब्लड के अंदर ही एक दुश्मन मत दुश्मन के एक तरह से दोस्ती समझिए, जो उसको जाने नहीं देता है, ब्लड पानी को बाहर नहीं जाने देता, उसको ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ब्लड का कोलाइड मतलब कि कोई जो पार्टिकल्स जो डिसॉल्व नहीं हो रहे, जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह एल्बुमिन में मोस्टली रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एल्बुमिन एक रोल प्ले कर रहा है जिसके कारण उसका एक प्रेशर डाल रहा है जो कि ब्लड जो नॉर्मली फ्लो कर रहा है उसको जाने नहीं देगा, तो वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो 30 mmHg वो होता है, ठीक है। दिस इज द 30 mm। और फिर कैप्सूल, ये जो बोमेंस कैप्सूल होता है वो भी प्रेशर डाल रहा है कि मेरे अंदर मत आओ मत आओ मत आओ, तो उसको कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाएगा। तो ये दोनों इसके विपरीत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नीचे की ओर आने का कोशिश कर रहा है। और इसके अगेंस्ट कौन कौन है? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ऑटोमेटिकली जो बड़ा वाला है 55 में से 30 माइनस करिएगा, 15 माइनस करिएगा, ठीक है। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का 15 होता है, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर फिर 10 आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये फ्लो है ना, इसमें ब्लड का फ्लो बढ़ाइएगा, प्रेशर बढ़ाइएगा, तो ऑटोमेटिकली नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिसके कारण की GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ना, जो कि रेट कितना होता है 125 ml पर मिनट, तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण की और हम लोग फर्दर यूरिन का वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण की फर्दर यूरिन का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट रिलेटेड याद रखना है ना। ब्लड प्रेशर बढ़ा तो GFR बढ़ गया, तो यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। चलिए, तो ये चीजें हो गई आपके। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ केसेस जानते हैं, ठीक है ना। एक बेसिक कंसेप्ट ये समझ गया ना कि ब्लड आ रहा है हमारे में, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को यानी कि ब्लड प्रेशर उस एरिया में बढ़ाना है, तो आने वाला जो ब्लड वेसल है उसको रिलैक्स करना है, यानी कि एफरेंट आर्टरियोल को रिलैक्स करना है, और जाने वाला जो ब्लड वेसल है इफरेंट आर्टरियोल जो कि पतला है उसमें उसको और पतला कर दो, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो, तो ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलस में बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसके कारण GFR बढ़ जाएगा, ज्यादा पानी छनेगा तो ज्यादा पानी बनेगा, ज्यादा यूरिन बनेगा, ठीक है। तो नाउ वी विल सी हाउ दिस ऑटो रेगुलेशन फंक्शंस, है ना। ये बेसिक तो बता दिया मैंने। तो सपोज एक केस ले लेते हैं। ऑटो रेगुलेशन मतलब कि हमारा किडनी कैसे ब्लड प्रेशर को यानी कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर यानी कि GFR है ना, GFR को कैसे ऑटो रेगुलेट कर रहा है किडनी हमारा, उसे ऑटो रेगुलेट का कैसे कम और ज्यादा कैसे उसको नॉर्मल लेवल पे ला रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ऑटो रेगुलेशन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला एक केस देखते हैं कि सपोज ब्लड प्रेशर हमारा जनरल सर्कुलेशन में बढ़ गया है ना, बहुत गुस्सा आया है ना, खूब गुस्सा आ रहा है किसी को, ठीक है। ये कलर यूज नहीं करता, ठीक है। सपोज किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा आ रहा है ना, तो ब्लड प्रेशर वगैरह इंक्रीज हो गया, या फिर बहुत दौड़ धूप करके आया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। उसको ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करना है, तो कैसे हमारा ये किडनी रोल प्ले करेगा। सबसे पहले एक बाहर का जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, जो जनरल सर्कुलेशन है, उसका एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन सपोज यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे है ना, हार्ट वगैरह पंप कर रहा है ना, हार्ट है यहाँ पे अपना, है ना, लंग्स वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। इसी पे लंग्स है, यहाँ पे है ना, लिवर वगैरह है, ठीक है। तो ये सब ऑर्गन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा किडनी वगैरह प्रेजेंट है, तो किडनी को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो जो एफरेंट आर्टरियोल से हम लोग को मतलब है, रीनल आर्टरी आया वही एफरेंट आर्टरियोल बना देता है, ठीक है। अब रेड से मैं बना देता हूँ, ये देखिए ब्लड वेसल आ रहा, रीनल आर्टरी का हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, अब ये आया और फिर ये वेरियस तरह का नेटवर्क बना दिया,
बहुत तरह का कैपिलरी का नेटवर्क बना दिया। तो ये हम लोग इसको नीचे दिखा देते हैं और फिर वो वापस चला गया और हमारा आ गया अब बोमेन्स कैप्सूल। क्या है अपना? बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग, बीपी सपोज है ना, इस जनरल सर्कुलेशन में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है यानी कि वॉल्यूम बढ़ा हो है ना, खूब ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी कि है ना, ब्लड फ्लो खूब कर रहा है, मतलब कि यहाँ का जो वॉल्यूम है वो बढ़ चुका है ना, यानी कि ये रिलैक्स स्टेज में है ना। किस स्टेज में है? रिलैक्स स्टेज में है। अब इसको हम लोग को कॉन्स्ट्रिक्ट करना होगा, इस एरिया को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर घटा देंगे। ठीक है ना, ये हमारा रिलैक्स कंडीशन में आ गया है ना। कौन सा कंडीशन में है भाई? रिलैक्स कंडीशन में, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग को नॉर्मल करना है। तो इसमें जैसे ही यहाँ पे ब्लड आएगा है ना, बीपी बढ़ने वाला बहुत आसान है। जनरली जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे ना, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और अंदर में जो स्मूथ मसल्स है उनको खबर दे देते हैं। ठीक है, जो एट्रियोल के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है, आर्टरी के वॉल में स्मूथ मसल्स, तो वो स्मूथ मसल को, मसल का क्या काम है? कॉन्ट्रैक्ट करना। तो उसको बोलेगा आप कॉन्ट्रैक्ट करके इसको नॉर्मलाइज कर दो, तो इट विल ट्राई टू नॉर्मलाइज। ठीक है, तो जो हमारा स्मूथ मसल्स वगैरह है उसके अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर कैल्शियम, स्मूथ मसल सेल्स है तो उसके अंदर कैल्शियम का एंट्री हो जाएगा, जिसके कारण वो मसल्स सिकुड़ने लगेगा, साइज में क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा ना ड्यू टू एंट्री ऑफ कैल्शियम चैनल्स है ना, कैल्शियम आयंस, कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिसके कारण की कैल्शियम का एंट्री हो जाएगा। कैल्शियम जैसे मसल सेल में एंट्री हुआ, दिस इज स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल में आते ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कारण हमारा जो एफरेंट आर्टेरियोल है वो एफरेंट आर्टेरियोल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, एफरेंट आर्टेरियोल कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर समझिए नॉर्मल डायमीटर पे आ जाएगा। नॉर्मल डायमीटर पे आते ही क्या होगा? नॉर्मल डायमीटर पे आते ही ब्लड प्रेशर भाई हो जाएगा इसका नॉर्मल, ब्लड प्रेशर हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला तो आसान है। ठीक है, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये सब आ गया। ठीक है, इसके अलावा भी और भी रोल प्ले करता है। ब्लड प्रेशर जब भी बढ़ता है हार्ट में एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर होता है, वो भी रोल प्ले करता है ना, वो मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मलाइज करने में वो सब भी रोल प्ले करेगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन इज जब ब्लड प्रेशर हमारा जनरल सर्कुलेशन में घट गया। ठीक है ना, समझिए कि कम पानी पिए है ना, लेस वाटर पिए हैं, या फिर खो गए भाई रेगिस्तान में है ना, रेगिस्तान में खो गए, या फिर जो भी आप है ना डेजर्ट में खो गए हैं भाई, तो पानी कम पिए हैं, तो उस समय क्या कंडीशन होगा? बीपी हमारा क्या होगा? घट जाएगा, जिसके कारण बीपी विल डिक्रीज। तो जनरल सर्कुलेशन बना लीजिए, जनरल सर्कुलेशन हमारा, जनरल सर्कुलेशन में बीपी तो घट गया भाई, जनरल सर्कुलेशन है अपना, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, तो लंग्स को बना लिया है और लीवर को बना लिया जाए। ठीक है, सपोज यहाँ पे लीवर है। ठीक है, लीवर है और ये क्या है अपना? लंग्स। तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा है ना, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। लंग्स हो गया और लीवर हो गया। चलिए अब फिर अपना इम्पोर्टेंट क्या है? वन इज आवर इज रीनल आर्टरी है ना, रीनल आर्टरी सपोज आया, रीनल आर्टरी आया और ग्लोमेरुलस में डिवाइड हो गया और फिर वो एफरेंट आर्टरियोल में चला गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नाउ द बॉमन्स कैप्सूल बना देते हैं, बॉमन्स कैप्सूल।
अब इसमें क्या क्या होगा वो बताएंगे। इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा लंबा है। इसी में एक हार्मोन सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिस हार्मोन सिस्टम का नाम होता है रास। क्या बोलते हैं उसे? रास। रास का फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, है ना। जो रेनिन, एंजियोटेंसिन, है ना, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम होता है। तो इस तरह खूब सारे हार्मोन्स एक एक करके सिक्रेट होते हैं, चेन ऑफ हार्मोन्स टाइप का, एक दूसरे को सब एक्टिवेट कर देता है। तो इसके कारण, है ना, ब्लड प्रेशर को वापस से नॉर्मलाइज किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का कोशिश ये करेगा। तो इसका फंक्शन है क्या? ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। ठीक है, रास का काम है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। ब्लड रेगिस्तान में खो गए हैं तो पानी कम बनाना, है ना, यूरिन कम बनाना। वॉल्यूम यूरिन कम बनाएगा तभी ना नॉट ठीक रहेगा, वरना पता चला सारा पानी यूरिन में के माध्यम से खो गया, चला गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो इसलिए यूरिन क्या होगा? यूरिन को बनाना है हम लोग को कम। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना है। चलिए, तो ये तो हमारा रास काम करेगा। कैसे काम करेगा उसको समझिए। ठीक है, हुआ क्या? जनरल सर्कुलेशन में बीपी हो गया भाई कम, बीपी हो गया कम। ठीक है, तो इधर भी पूरा बीपी कम हो गया है। ठीक है, बीपी हो गया है कम, है ना, ये वाला सब जगह एकदम कम बीपी हो गया है। ब्लड का वॉल्यूम घट गया है, कम फोर्स से ब्लड का फ्लो, क्या है, फोर्स कम हो गया है, यानी कि ब्लड का फोर्स क्या हो गया है? कम हो गया है ना। जान नहीं है ब्लड में रहा तो कम छनेगा ऑटोमेटिकली। जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसके कारण जो हमारा जीएफआर हो रहा है, जीएफआर भी कम हो जाएगा, सब कुछ कम होगा। यानी कि जो इसके अंदर जो फिल्ट्रेट बहेगा वो बहुत धीरे धीरे बहेगा। तो प्रॉक्सिमल टिब्यूल में जब वो फिल्ट्रेट बह रहा होगा तो उसका बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये सपोज जो भी सोडियम पोटेशियम जो भी फ्लो कर रहे हैं, बीपी घट गया ना भाई, बीपी क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, तो जिसके कारण नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कम हो गया है, जीएफआर भी घट गया है। तो यानी कि आराम से ब्लड में जान ही नहीं है, तो फिल्ट्रेट में भी जान नहीं रहा, धीरे धीरे टहल के जा रहा है, आराम से चल रहा है ना। समझो कि कोई हम लोग आराम से चल रहे हैं तो धीरे धीरे जा रहे हैं, तो इसमें से आयन भी धीरे धीरे कट लेगा, धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा? बाहर हो जाएगा। धीरे स्लो धीरे तो सोडियम आयन भी ज़्यादा रिब्जॉर्ब होगा और रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में वापस चला जाएगा। ठीक है, एफरेंट आर्टियोल वापस से ट्यूब्यूल बनाता है ना, तो इसी में समझिए कि ये वापस सोडियम वापस आ जाएगा, ब्लड में सोडियम चला गया, वापस रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, तो सोडियम जहाँ जहाँ जाएगा उसमें पानी वगैरह भी फॉलो करता है ना, पानी वगैरह भी, तो पानी तो फॉलो करेगा ना। क्लोराइड आयंस है ना, क्लोराइड आयंस भी चले जाते इसके साथ ही। तो सोडियम, नमक कम हो गया। बेसिकली क्या हुआ इसमें? नमक कम हो गया पीसीटी में। ये क्या है अपना? पीसीटी। पीसीटी में नमक कम हो गया है भाई। अब फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रहा है हमारा। ये यहाँ पे गाड़ी धीरे धीरे चल रहा था, गाड़ी धीरे धीरे पहुंचा, फिर नमक कम लेके पहुंचा। ठीक है, कम लेके पहुंचा और फिर जो भी आपका समझिए लूप ऑफ हेनले ये बना हुआ है ना, लूप ऑफ हेनले फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बना लेगा। क्या बनाएगा? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जनरली यहाँ पे, है ना, प्रेजेंट होता है और वो थोड़ा सा नियर द एफरेंट आर्ट्रियोल आ गया होता है। ये हमारा क्या है? दिस इज आवर एफरेंट आर्ट्रियोल। तो एफरेंट आर्ट्रियोल के पास उसका लोकेशन होता है। इस तरह से ऐसे मुड़ा हुआ है। तो जनरली हम लोग इधर इस तरफ से डायग्राम बनाते हैं ना, बट जिन कुछ इसको बीपी को मेंटेन करने के लिए ही वो इस तरह से एक्चुअल में मुड़ा हुआ है। और जो हमारा डीसीटी, दिस इज द डीसीटी, कौन मुड़ा हुआ है इस तरह से बेचारा? डीसीटी। डीसीटी ऐसा मुड़ा हुआ है। ठीक है, डीसीटी कहाँ के? एफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ आकर्षित है, समझो, है ना, वहां पे प्रेजेंट है। और एफरेंट आर्ट्रियोल में स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स सेल्स प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है, तो ये इसके क्लोज कांटेक्ट में रहता है, उसको तुरंत संदेश दे देगा। ठीक है, वो क्या रिलीज करता है ना, जो इस तरह के जो डीसीटी, अब देखिए वापस आ जाइए ना, धीरे धीरे पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेशल सेल्स होते हैं जो डार्क कलर के होते हैं, इसे मैकुला डेंसा बोला जाता है ना। डीसीटी में जो सेल्स होते हैं, दिस इज
मैक्यूला डेंसा, दीज आर मैक्यूला डेंसा सेल्स। तो मैक्यूला डेंसा सेल्स के पास धीरे धीरे पहुंचा है ना, तो मैक्यूला डेंसा सेंसर होता है ना, समझो इसमें जीभ जैसा लगा हुआ, तो चाट के देखा है ना जो आ रहा है, चल बहुत है ना फीका है ना, बहुत फीका है, बोला अरे फीका फीका, जैसे ही मिला तो सेंसर लगा हुआ होता है ना, इसका फीका वाला सेंसर लगा रहता है ना, यानी यहाँ पे लेस क्लोराइड आयन है, लेस सोडियम है ना, सोडियम आयंस कम है, क्लोराइड आयंस घट गया है बाई फिल्ट्रेट में, सोडियम और क्लोराइड आयंस फिल्ट्रेट में घट गया है, तो एकदम फीका लगा है ना, डिटेक्ट किया क्या है भाई, फीका है ना, याद करने के लिए याद कर लीजिए, फीका है भाई, फीका है, डिटेक्ट किया, सेंसर डिटेक्ट किया कि क्लोराइड आयन सोडियम आयन कम है, बस इसको दे दिया संदेश है ना, इंफॉर्मेशन दिया, तो उस एक्टिवेट हो गया, फिर जो स्मूथ मसल सेल्स एक्टिवेट हो गया, और स्मूथ मसल सेल्स तो ऐसे ही उसको खबर मिल गया है कि बीपी घटा है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद तो रिलैक्स कर ही रहा है ना, जो खुद तो और पतला करेगा है ताकि बीपी बढ़ाने के लिए खुद तो कॉन्स्ट्रिक्ट करने का कोशिश करेगा ही, ठीक है, सॉरी बढ़ाना है ना बीपी, तो वॉल्यूम बढ़ा देगा, तो खुद तो सॉरी ट्राई क्या करेगा, उसको रिलैक्स करने का है ना, तो कैल्शियम आयंस वापस दिशा में बहने लगेंगे, तो उसको रिलैक्स कराने का वो काम तो कराएगा ही, ठीक है। एक हार्मोन भी रिलीज कराता है जो इसे रेनिन कहते हैं, तो ये हम लोग को जानना है, ठीक है, आर लिख देता हूँ ना, आर फॉर रेनिन है ना, तो ये अंदर जो स्पेशल सेल्स होते हैं यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स जो थोड़ा सा डार्क कलर होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं, जो कि जिसके अंदर रेनिन वगैरह बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये ग्रैनुलर सेल्स जो होते हैं, दीज सेल्स, ठीक है, दे रिलीज रेनिन है ना, ये क्या रिलीज करते हैं, रेनिन, और ये ग्रैनुलर सेल्स को जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स भी कहा जाता है, ग्लोमेरुलस के नजदीक में है तो इन्हें जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहा जाता है, या फिर जेजी सेल्स, दीज आर द जेजी सेल्स, तो ये जेजी सेल्स का बहुत रोल है भाई है ना, ये जेजी सेल्स है ना, जेजी सेल्स रेनिन रिलीज कर देते हैं, याद रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे जेजी सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जेजी सेल्स ही वो शुरुआत कर रहे हैं पहला हमारा हार्मोन सिस्टम का, जो कि रेनिन होता है, आर फॉर रेनिन, तो रेनिन यही रिलीज किया, ठीक है, तो फिर ये वापस जो टिब्यूल मुड़ के वापस जाता है ना, इट विल वापस फ्लो करेगा ना, ये वाला वापस से आखिर ये रीनल वेन बनाएगा ना, किडनी से ये तो वापस जाना ही है ना, इसको घूम फिर के वापस लूपा फैलने में घूम जाता है ना, लूपा फैलने के पास जा जाके फिर वापस से आ जाता है, ठीक है, तो ये रिटर्न तो जाएगा ही ना, सर्कुलेशन में वापस जाएगा ही, तो इसी से घूमता फिरता रेनिन भी मस्त टहलता हुआ निकलता है, और रेनिन है ना, आर लिख देते हैं है ना, रेनिन ट्रैवल कर रहा है भाई, रेनिन घूमते हुए जा रहा है, और इस तरह से पूरे ब्लड सर्कुलेशन में वापस घुस गया ना, रेनिन पहुंच गया, रेनिन जैसे ही यहाँ पहुंचा है ना, उसका मुलाकात क्या होगा, लीवर से है ना, उसके बाद एक नया कांड चालू होगा, वो कांड के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है, फिलहाल यहाँ तक क्या है वापस से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में बीपी घट गया, ठीक है, पानी कम पिए, एक स्थान में खो गए, कुछ भी हुआ, खूब सारा स्वेटिंग हो रहा है, इसके कारण घट गया, फिर क्या हुआ, हमारे बॉडी के अंदर ये बीपी घटने के कारण ब्लड का फोर्स कम हो गया है, जिसके कारण कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी घट गया है ना, पानी भी कम छनेगा, जीएफआर भी कम बनेगा, फिल्ट्रेशन रेट भी होगा कम होगा, रेट भी धीरे धीरे जा रहा है, आराम से टहलते टहलते मस्त जा रहा है, फिल्ट्रेट धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जाने के चक्कर में पीसीटी एकदम खुश, अरे बहुत धीरे धीरे चल रहा है, पकड़ 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 फेंक दो बार है ना, तो सोडियम आयंस क्लोराइड आयंस सब बाहर फेंक देगा ना, फेंकने के कारण फिल्ट्रेट फीका हो गया ना, सॉल्ट कम हो गया उसमें, सोडियम और क्लोराइड आयन, सोडियम फिर जो ये फिल्ट्रेट टहलता हुआ डीसीटी के पास पहुंचा, तो वहां पे स्पेशल सेंसर एंटीना लगा हुआ है सेल में है ना, मैकुलर डेंसा, अगर वो कम सोडियम और क्लोराइड आयंस कम हुआ तो डिटेक्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, फिर वो एक्टिव होकर सिग्नल सेंड करेगा जेजी सेल्स को, क्या जेजी सेल्स यानी कि ग्रैनुलर जो सेल्स होते हैं, दे आर मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स, जो हम जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े भी हैं, एक बार मैं उसको आपके बारे में बता देता हूँ, ठीक है, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो रेनिन रिलीज कर देते हैं, इस तरह से वो रेनिन हमारे बॉडी सर्कुलेशन में आ गया, रेनिन यहाँ पहुंच गया है
है ना। यहाँ पे चलिए हम लोग एक हॉल्ट लेते हैं, स्टेशन लेते हैं और हम लोग रिवाइज करते हैं पिछले वाला क्लास में जो हम लोग देखे थे, जो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus होता है। ठीक है, दिस इज, ये डायग्राम देखिए आप लोग को याद आ रहा होगा, दिस इज द एफेरेंट आर्टरियोल। नहीं भी याद आ रहा है तो टेंशन नहीं लीजिए, मोटा वाला जो ग्लोमेरुलस में आ रहा है दिस इज द एफरेंट आर्टरियोल, फिर वो वेरियस टफ्ट ऑफ कैपिलरी बनाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, फिर वो देन इट विल फॉर्म द एफरेंट आर्टरियोल, तो इधर से ब्लड चला जाता है। ठीक है, तो इसके जो एफरेंट आर्टरियोल के स्मूथ मसल सेल देखिए ब्लू कलर के जो मेंशन्ड है, ग्रैनुलर सेल्स होते हैं, इन्हें जेजी सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, जेजी सेल्स होता है देखिए, दिस सिक्रेट्स रेनिन। ठीक है, फिर उसके बाद मैकुला डेंसा, जो डीसीटी के जो स्पेशल सेल्स होते हैं, जो एंडोथेलियल कुछ सेल्स होते हैं जो कुछ सेंसर मॉडिफाइड हो जाते हैं, वो दे आर आल्सो ग्रैनुलर इन स्ट्रक्चर, तो वो उन्हें मैकुला डेंसा सेल्स कहा जाता है। इनमें सेंसर है ना, सेंसर हुआ, जैसे कि क्लोराइड आयन कम है उसका सेंस किया है ना, सोडियम आयन कम है उसका सेंस करेगा, और वो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा कि कैसे हमारे में यूरिन फिल्ट्रेट है ना, ये मूव करता हुआ फिल्ट्रेट है ना, फिल्ट्रेट जा रहा है ना, फिल्ट्रेट टहलता हुआ आया, फिर ये ऐसे रिवर्स होके आया है ना, यहाँ पे वापस से फिल्ट्रेट यहीं आया है ना, तो मुड़ के है ना ऐसा स्ट्रक्चर बना रहता है, तो डिटेक्ट कर लेने के लिए है ना, कम स्लोली फ्लो किया है ना, जिसके कारण से ये इसका डिटेक्शन कर लेगा। यहाँ से GFR है ना, जा रहा है, स्लो है, स्लो हुआ, धीरे धीरे जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आएगा तो भाई पकड़ा जाएगा, नमक कम है तुम्हारे पास, सोडियम तुम कम लाया है, क्लोराइड तुम कम लाया है ना, तो फिर जैसे पता चल जाएगा तो एक्टिवेट करेगा, चलो चलो भाई ग्रैनुलर सेल्स तुम कुछ करो, तो ग्रैनुलर सेल्स बोलेगा रुको, चिंता मत करो, हम कुछ काम करते हैं, हम एक हार्मोन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, हम रेनिन को रिलीज करते हैं, रेनिन जाके बहुत बड़ा काम करने वाला है। ठीक है, तो रेनिन को रिलीज कर दिया और खुद स्मूथ मसल्स दे विल ट्राई टू रिलैक्स, है ना, तो स्मूथ मसल्स, तो जो स्मूथ मसल्स है नॉर्मल, जो स्मूथ मसल्स है वो तो रिलैक्स करेंगे ही ना, जो नॉर्मल स्मूथ मसल है जो उसका रेगुलर फंक्शन है, जैसे कि बीपी जब बढ़ा था तो कैसे वो कॉन्स्ट्रिक्ट करवा दिया था, है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कराया था, सिमिलरली स्मूथ मसल वाला फंक्शन तो होगा ही, स्मूथ मसल्स क्या होंगे, दे विल रिलैक्स, है ना, ड्यू टू आउटफ्लो ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम आयंस के कारण स्मूथ मसल्स दे विल रिलैक्स करेंगे तो डायमीटर बढ़ जाएगा, डायमीटर बढ़ने के कारण ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण बीपी भी बढ़ जाएगा, तो एक काम तो करेगा है ना ये, तो एक तीर से है ना, एक काम से नहीं मानता है, मतलब एक तीर से दो शिकार कर रहा है, एक तो अपना जो फंक्शन उसका रेगुलर फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसका मदद लिया ही, रिलैक्स करके बीपी बढ़ा ही देगा। ठीक है, उस एरिया का वहां पे है ना, GFR बढ़ाने का कोशिश करेगा ना, बीपी बढ़ेगा तो GFR भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर दूसरा मदद क्या लेता है, हार्मोन से ना, रेनिन में रिलीज कर दिया ब्लड में, ये लो, अब रेनिन का हम लोग फंक्शन देखते हैं क्या हुआ। रेनिन पहुंच गया है जनरल सर्कुलेशन में और उसका मुलाकात हुआ किडनी से, उसका मुलाकात किससे हुआ, लीवर से, है ना, उसका मुलाकात हुआ लीवर से, है ना, लीवर है ना इनएक्टिव फॉर्म में एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करते ही रहता है, क्या रिलीज करता है, एंजियोटेंसिनोजन, क्या रिलीज करता है, एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, जेन ना, ओजन है इसमें, एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, एंजियो मतलब ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड को टेंशन देने वाला कोई काम है, नाम ही इसमें लिखा हुआ है एंजियोटेंसिन, में ब्लड को टेंशन दूंगा, ब्लड को टेंशन देके ब्लड को कंस्ट्रिक्ट करवाऊंगा, है ना, इसमें नाम में ही छिपा हुआ, ओजन फॉर्म में, यानी कि ये इनएक्टिव में है, एंजियोटेंसिनोजन रिलीज किया, क्या है, एंजियोटेंसिनोजन, है ना, एंजियोटेंसिनोजन लीवर सिक्रीट करते रहता है और ब्लड में, तो ब्लड में फ्लो कर रहा है ये, है ना, ब्लड के अंदर
फ्लो कर रहा है। ये ओजन मतलब हमेशा अगर सफिक्स ओजन लगा हुआ है मतलब कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है। दिस इज इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब इसको एक्टिवेट कराएगा यही हमारा बादशाह। कौन बादशाह है भाई? रेनिन, है ना, रेनिन ही वो है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन में। तो एंजियोटेंसिन पहले दो पार्ट में बनता है, तो एक एंजियोटेंसिन 1 है ना, थोड़ा सा जग गया है ना, एक्टिवेट हो गया, थोड़ा एक्टिव। क्या है भाई? थोड़ा सा एक्टिव जगह है, उसको पूर्ण रूप से जगाना है, दुम ता ना 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 ना, है ना। तो इसको जगा दो पूरी तरीके से। तो एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 फुल एक्टिव, एकदम फुल एक्टिव है बंदा। ठीक है, फुल एक्टिव है। अब इसका जन्म हो गया। किसका जन्म हो गया? एंजियोटेंसिन 2 का। इसी का तो इंतजार था। तो एंजियोटेंसिन 2 का जन्म कौन कराता है? एक एंजाइम होता है, एस कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने वो डायग्राम में लंग्स भी बनाया है। तो शॉर्ट में मैं आपके लिए लिख देता है ना, एंजियोटेंसिन को A1 लिख देता हूँ, एंजियोटेंसिन 2 को A2। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 का जन्म हो गया, बस इसी का इंतजार था। एंजियोटेंसिन का जन्म क्या हुआ है? जन्म हो गया है, जन्म, है ना, अवतार ले लिया है। जन्म किस लिए हुआ? 3 काम के लिए। 3 काम करेगा भाई, 3, है ना। ये इसका जन्म हुआ है 3 काम करने के लिए। क्या क्या काम है आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था, ये अब बनाया A1। ठीक है, A1 लीवर में बन गया है ना, बन गया, फिर वो लीवर से फ्लो करता हुआ आता है, मूव कर रहा हुआ आ रहा है, और फिर वो इट विल बी कन्वर्टेड बाय लंग्स में एस होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिससे कि वो A2 बन गया। A2 है ना, A2 का ब्लड में जन्म हो गया। A2 एंजियोटेंसिनोजन 2। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन नहीं, एंजियोटेंसिन, ओजन हटा दोगे ना यार। एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन का जन्म हुआ है 3 वर्क करने के लिए, 3 काम करने के लिए। ठीक है, क्या क्या काम करेगा? एक तो जो उसका नाम है भाई वो तो हम करेंगे ही। क्या है? एंजियोटेंसिन। लिखिए, आइए अब एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन हम क्या क्या करेंगे? मेरा काम है एंजियोटेंसिन। एंजियो मतलब ब्लड वेसल, टेंशन दूंगा ब्लड वेसल को, यानी कि ये बहुत ही पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर है। तो ये वेसो कंस्ट्रिक्टर है ही, वेसो कंस्ट्रिक्टर, है ना। तो जनरली जो इफरेंट आर्टेरियोल होता है उस पर खूब जाके अच्छे से काम करेगा, उसको पकड़ेगा ना, इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल को जाके वो कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा। इफरेंट आर्टेरियोल जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, इफरेंट आर्टेरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से जो उसमें पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूलिंग ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस उसमें खूब सारा ब्लड आने लगेगा। ब्लड का ही तो, ब्लड का फोर्स कम हो गया था बीपी में, है ना। एंजियोटेंसिन 2 का जन्म हुआ है ना 3 काम करने के लिए। एक तो वेसोकंस्ट्रिक्टर बना डाला, है ना। तो जिस तरह पूलिंग ऑफ ब्लड हुआ, तो ब्लड का पूलिंग हो गया, तो इसी तरह ऑटोमेटिकली GFR बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, जिसके कारण कि यूरिन का वॉल्यूम है ना फिर से बढ़ाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया वेसोकंस्ट्रिक्टर वाला काम। ठीक है, ठीक है, तो है ना, GFR समझिए क्या किया, GFR को बढ़ा दिया, है ना, GFR को बढ़ा दिया, है ना। मेन समझिए GFR को बढ़ा दिया मतलब कि नॉर्मलाइज कर दिया। क्या हो गया भाई? नॉर्मलाइज हो गया। फिर जैसे काम हो रहा था करेगा, है ना। बाकी काम फिर कौन मदद करेगा? और भी, है ना, वेसोकंस्ट्रिक्टर अपना काम कर दिया, और मदद लेने के लिए अब ये एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराएगा। इसके ऊपर, किडनी के ऊपर एड्रेनलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है उससे। ठीक है, किडनी के ऊपर जो एड्रेनलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसके ऊपर। ठीक है, इसको डायग्राम से समझना है तो देखिए, वेसोकंस्ट्रिक्टर, है ना, बॉमन्स कैप्सूल यहाँ पे प्रेजेंट है।
ये देखिए वेसोकंस्ट्रिक्ट बोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट है और हमारा आर्ट्रियोल है ना, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल, तो इफरेंट आर्ट्रियोल का यहाँ पे ये कंस्ट्रिक्शन करा दिया, ये इफरेंट आर्ट्रियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, इफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया जिसके कारण कि इसमें खूब सारा पूलिंग हो गया है ना, जिसके कारण कि GFR बढ़ गया है ना, GFR बढ़ गए, उसको नॉर्मलाइज कर दिया अपना, वो नॉर्मलाइज हो गया। ठीक है, अब फिर दूसरा काम क्या है, जो एक जो एंजियोटेंसिन है, सेकंड वर्क किडनी के ऊपर जाके एड्रेनल ग्लैंड को बोलेगा एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करने। क्या करेगा? एल्डोस्टेरॉन को रिलीज कराएगा, एक हार्मोन ब्लड में है ना, हार्मोन के एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, इट मेक्स न्यू पंप है ना, सोडियम पोटेशियम पंप बनाता है, खासकर DCT में और कुछ कलेक्टिंग टिब्यूल में। तो जो हमारा जो DCT वगैरह है ना, DCT है, और जो कलेक्टिंग टिब्यूल होता है, कलेक्टिंग टिब्यूल होता है, वहाँ पे ये काम करेगा, तो जिसके कारण सोडियम वापस से ब्लड में चला जाएगा, जो सोडियम है इट विल गो, सोडियम आयंस जो है वो वापस से ब्लड में रीअब्सॉर्ब होने लगेगा, सोडियम आयंस इट विल बी गेटिंग रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल में सोडियम का इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण अगर सोडियम जहां जहां जाता है ऑटोमेटिकली वाटर भी उसको फॉलो करता है, तो वाटर भी इसके अंदर चला आएगा। ठीक है, सोडियम आयंस तो अंदर आया ही और वाटर भी अंदर चला जाएगा। तो ये एल्डोस्टेरॉन का बहुत अच्छा फंक्शन है कि इन्होंने ब्लड का वॉल्यूम में इजाफा किया, तो एल्डोस्टेरॉन का क्या फंक्शन हुआ, एल्डोस्टेरॉन सोडियम पोटेशियम पंप्स बनाया, सोडियम पोटेशियम पंप्स क्या किया, इंक्रीज किया, सोडियम पोटेशियम पंप को इंक्रीज किया है ना, ओपन अप किया है ना, ओपन हो गया खूब सारा, तो सोडियम पोटेशियम है ना इंक्रीज हुआ, ओपन किया है ना, खुद मैन्युफैक्चर भी कराता है ना, एंड ओपन एंड सिंथेसिस भी करता है ना, ये नया प्रोटीन पंप का सिंथेसिस भी करता है। ठीक है, तो प्रोटीन पंप सिंथेसाइज करने लगा तो खूब सारा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम का, इसका मतलब क्या, ब्लड में है ना वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, H2O है ये है ना, रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो प्लाज्मा वॉल्यूम है ना इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम है ना, ब्लड प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण कि वॉल्यूम बढ़ गया तो BP भी बढ़ जाएगा, तो इस तरह से रोल प्ले करेगा। ठीक है, और तीसरा रोल क्या है, तीसरा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्टिवेट करेगा वो, ताकि वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मेन, तो सिक्रीशन कौन, हाइपोथैलेमस ही करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो कुछ करता ही नहीं है ना, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि तुम एक हार्मोन रिलीज करो जिसका नाम है ADH। क्या बोलते हैं इसको, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, ये है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो ADH और वैसोप्रेसिन का काम क्या है, ADH क्या करता है, ये अलग तरह का चैनल बनाएगा ना, ये क्या बनाएगा, एक्वापोरिन है ना, एक्वापोरिन कहाँ बनाएगा, इन मोस्टली कलेक्टिंग टिब्यूल में, है ना, कलेक्टिंग टिब्यूल एंड DCT। ठीक है ना, सेम ये भी सोडियम पोटेशियम पंप भी कहाँ पे होता है जनरली, एंड जो DCT एंड कलेक्टिंग टिब्यूल है ना, DCT और कलेक्टिंग टिब्यूल में ऐसा हो रहा होता है, तो इसमें भी सेम वही है, इसमें क्या बनाएगा, एक्वापोरिन बनने के कारण H2O का रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा, क्या होने लगेगा, रीअब्जॉर्प्शन होने के कारण H2O का सिमिलरली उसी तरह ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम हो गया बाय इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ये इस तरह से ये काम किया। ठीक है, और एक और चीज याद रखना है कि ये वैसोप्रेसिन भी होता है ना, तो वैसोप्रेसिन है, ADH का नाम क्या होता है, वैसोप्रेसिन, ADH को वैसोप्रेसिन बोलते हैं, वैसो मतलब कि ब्लड, प्रेसिन मतलब प्रेशर देना, तो ये ऑटोमेटिकली ब्लड का प्रेशर बढ़ाएगा, तो ये
ये ना जो वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है, तो ये जनरल बॉडी का ना, जनरल ब्लड वेसल्स का, जनरल ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी का है ना, और बॉडी जनरल ब्लड वेसल्स ऑफ बॉडी, उसका क्या कराता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, पतला करा देगा ताकि फोर्स बढ़ जाए, तो इसके कारण भी बीपी बढ़ने का, जनरलाइज्ड सिस्टमिक बीपी बढ़ाने का ये इंक्रीज कराएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेसोप्रेसिन का एक और एडीएच का फंक्शन। यानी कि एंजियोटेंसिन का जन्म हुआ, 3 काम करेगा। ठीक है, क्या क्या है 3 काम? पहला तो है वो वैसो कंस्ट्रिक्टर कराएगा, वैसो कंस्ट्रिक्टर के कारण जीएफआर बढ़ेगा। फिर दूसरा काम क्या है, सोडियम है ना, एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराएगा, एल्डोस्टेरॉन जो सोडियम पोटेशियम पंप बनाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप बनाएगा, और वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करके, वाटर रिअब्जॉर्ब करके ब्लड प्रेशर वॉल्यूम बढ़ा देगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या काम करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनाएगा, या उसको वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके कारण कि एक्वापोरिन वो बनेगा, क्या बनाएगा, एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन नाम है, एक्वा मतलब वाटर, एक्वापोर, पोर वाटर का पोर बना दिया, यानी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा ब्लड में, ब्लड में फिर वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए एक तो है कि उसका वॉल्यूम बढ़ा दो ना, पानी बढ़ा दो तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर एडीएच का एक और फंक्शन है कि वो वैसोप्रेसिन जनरलाइज्ड वेसो कंस्ट्रिक्टर भी होता है। ठीक है, चलिए, तो एक ही चीज, 3 फंक्शन क्या क्या है, सबसे पहले फिर से रिवाइज करिए। एंड सबसे पहले तो रेनिन ने जन्म लिया, रेनिन क्या किया, एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिव कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिव कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि बनाता है हमारा लिवर। ठीक है, फिर एंजियोटेंसिनोजन रेनिन जब उस पर एक्ट किया, समझो ये है ना, थॉर है ना, थॉर का हथौड़ा है, क्या है, थॉर का हैमर है ना भाई, थॉर का ये हैमर है। इसने एंजियोटेंसिनोजन को, ओजन को भाई कट दिया है ना, हटा दिया भाई, इनएक्टिव को हटा दिया, एक्टिव बना दिया। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 हो गया, थोड़ा सा एक्टिव हुआ, फिर उसको फिर फुल्ली एक्टिव करना है, थोड़ा सा एक्टिव हुआ, फिर उसको फुल्ली एक्टिव करना है, फुल्ली एक्टिव हो गया, बस एंजियोटेंसिन 2 कौन किया, एस है ना, लंग्स में घूमता हुआ गया, जाएगा ही ना ब्लड में, तो लंग्स के कैपिलरीज वगैरह में, वहाँ पे लंग जो सेल्स होते हैं है ना, तो वो सिक्रीट करेंगे मोस्टली एंडोथेलियल सेल्स, तो वो एंजियोटेंसिन 2 बना देगा, तो वो फिर वो एक्टिव, ये एक्टिव फॉर्म में आ गया है ना। तो इसका जन्म हो गया, याद रखना, एंजियोटेंसिन का जन्म हो गया, 3 काम करा डालेगा। क्या काम कराएगा, 3 काम करा डालेगा। खुद तो एक है ना, वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो कंस्ट्रिक्टर है, ये पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर है, तो जनरली ये इफरेंट आर्टरियोल है ना, इफरेंट आर्टरियोल पे एक्ट करेगा, इफरेंट आर्टरियोल पे एक्ट करेगा, जिससे कि जीएफआर को वो बढ़ाने का कोशिश करेगा ड्यू टू पूलिंग ऑफ ब्लड। फिर दूसरा क्या है, दूसरा ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराएगा किडनी के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है वहां पे, दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड ना, एड्रिनल ग्लैंड से वो एल्डोस्टेरॉन को रिलीज कराएगा। एल्डोस्टेरॉन हो गया, एल्डोस्टेरॉन सोडियम पोटेशियम पंप्स बना देगा, सोडियम पोटेशियम पंप्स के कारण सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम उसके साथ वाटर का भी, सोडियम प्लस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होने के कारण ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे कि बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, एडीएच रिलीज कर देगा है ना, एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, या फिर इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये क्या कराएगा, एंटी डायूरेटिक है, नाम है एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक, डायूरेसिस मतलब कि खूब सारा सुसु करना, तो एंटी है मतलब कि सुसु कम कराएगा, यानी कि ब्लड का सुसु में से पानी का वॉल्यूम कम कराएगा, पानी का वॉल्यूम कम करा के किस में भेज दे रहा है, ब्लड वेसल में भेज दे रहा है, तो इसीलिए वो क्या बनाएगा, एक्वापोरिन्स। ठीक है, एक्वापोरिन्स खूब सारा बनाएगा ना, एक्वापोरिन्स खूब सारा बनाया है ना, एक्वापोरिन बनाया खूब सारा, एक्वापोरिन बनाने के कारण वाटर का खूब सारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, जिसके कारण कि ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन हो गया, तो ब्लड का बीपी फिर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये
रास जो हमारा हुआ है ना, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरॉन, जो पूरा सिस्टम है ये हमारे बीपी बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, तो रास इज ए हार्मोन सिस्टम दैट रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर, है ना, जो उसका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट हम लोग देखे हैं ना, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देता है, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, बीपी यानी इंक्रीज कर देता है ना, और जीएफआर को भी इंक्रीज करता है, उसको नॉर्मलाइज कर देता है ना। और ओवरऑल में याद रखना है ना, यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना, क्योंकि इसका साथी एडीएच भी है ना, एडीएच भी इसका साथी है ना, तो ये मेजर रोल और प्ले करता है ना, ये सब भी बाकी प्ले करता है, तो याद रखना है ना, सारा जो भी जितना है सब है ना, एल्डोस्टेरॉन है ना, ये सब जो भी इसके साथी गण है, जो भी इसके दोस्त है, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन के जो भी दोस्त लोग हैं, एंजियोटेंसिन 2 के कौन कौन दोस्त हो गया, एल्डोस्टेरॉन हो गया, एडीएच हो गया ना, खुद अपने तो करता ही है, तो ये सब जो इसके फैमिली मेंबर है ना, जो इसका जन्म कराया, थॉर कौन था भाई, रेनिन ना, तो रेनिन ने ही सबका जन्म कराया है। ठीक है, तो ये सब जो भी मेंबर्स हैं, ये सब सारे दे विल इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, जीएफआर को बढ़ाएंगे, और यूरिन का जो मात्रा है यूरिन को घटाएंगे, है ना, यूरिन वॉल्यूम, है ना, यूरिन वॉल्यूम को घटाएंगे। तो ये याद रखना है, ये एमसीक्यू में काम आएगा। ठीक है, तो हमारा रास है। अब तो रास हो गया ये बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए ना, ये डायग्राम भी है, जैसे कि एंजियोटेंसिनोजन लीवर सेक्रेट करता है, देखिए है ना, रेनिन कन्वर्ट, रेनिन जो किडनी बनाया। ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus जो अपना है, जेजी सेल्स जो है, जेजी सेल्स ने कौन रिलीज किया, रेनिन, वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में किया, फिर एस जो कि लंग्स से रिलीज होता है, वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, वो एंजियोटेंसिन 2 बना देगा। फिर एंजियोटेंसिन 2 यही है वो जिसका जन्म का इंतजार था, एंजियोटेंसिन 2 आओ तुम जन्म होकर, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाओ। ठीक है, ब्लड प्रेशर को कैसे बढ़ाया हम लोगों ने देखा, एल्डोस खुद तो अपने आप वो पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्शन है ही ना, इफेरेंट, खासकर इफेरेंट आर्ट्रियोल है ना, इफेरेंट आर्टेरियोल को वो उसका कंस्ट्रक्शन करा के ब्लड प्रेशर बढ़ाने का कोशिश करेगा ही। ठीक है, वो तो है ही, जिससे कि जीएफआर भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो भाई होगा ही, है ना, जो धीरे धीरे चल रहा था वो उसको, जो आयन सब धीरे धीरे चल रहे थे उसको ठीक कर देगा। फिर है एल्डोस्टेरॉन सिक्रेट कराएगा, है ना, तो एल्डोस्टेरॉन कराएगा, फिर खुद वेजो कंस्ट्रिक्शन, और फिर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच का सिक्रेशन करा देगा। ठीक है, तो यही तीनों दिया हुआ है, जिससे कि वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना, वाटर जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा क्लोराइड जाएगा, और वाटर साथ में जाते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में मोस्टली वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करा देगा, जिससे कि यूरिन कम हो जाएगा, यूरिन घट जाएगा। ठीक है, इस सब की मोस्टली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखना है। चलिए, आई होप आपको रास सिस्टम समझ में आया, वो कैसे किडनी का, ये यही मेन किडनी का फंक्शन है, रास से ही क्वेश्चन मेन आता है। और दूसरा है एएनएफ, है ना, एनएफ भाई क्या है, ये रास का दुश्मन है ना, दुश्मन है ना, एनिमी है भाई, एनिमी ऑफ रास, रास का कौन दो दुश्मन है, एएनएफ, यानी कि ऑटोमेटिकली इसका पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए, इसका ऑटोमेटिकली फंक्शन भी समझ जाइएगा, क्या है, एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, तो एट्रियल है ना, एट्रियल मतलब कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट का जो एट्रियल है ना, जो एट्रियल वॉल होता है, उसमें जो मसल सेल्स होते हैं, जो कार्डियो मायोसाइट्स होते हैं ना, मायोसाइट्स वो सिक्रीट करते हैं, ये है ना, ये सिक्रीशन, ये दे विल सिक्रीट दिस फैक्टर, ये NANF यही सिक्रीट करते हैं, तो जो सिक्रीट कर रहा है उसका नाम दे दिया है। ठीक है, तो एट्रियम हमारा हार्ट का है ना, एट्रियल वॉल ऑफ
हार्ट ये सिक्रीट करता है। ठीक है, चलिए। और नाइट्रियूरेटिक, नाइट्री मतलब कि सोडियम ना, नाइट्रियम सोडियम के लिए बोला जाता है, सोडियम आयन से रिलेटेड है। तो सोडियम आयंस को यूरिन में रख, यूरेटिक मतलब कि यूरिन है ना, यूरिन में रखने देना है। यानी कि मेनली ये क्या फंक्शन करता है ना, जो भी सोडियम आयंस चैनल है ना, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ना, सोडियम पोटेशियम जो पंप हमने पढ़ा है ना, सोडियम पोटेशियम पंप को रोक देता है ना, क्लोज कर देता है इसको ना, ये क्या कर देगा, उसको क्लोज कर देगा ना, क्लोज कर देगा, उसका नंबर को घटा देगा, जिसके कारण कि यूरिन में ही रह जाएगा ना। तो जहां जहां ये रहेगा यानी कि सोडियम रिटेन्स इन, रह जाता है, रिटेन मतलब रहना, रिटेन्स इन यूरिन है ना, यूरिन जहाँ रहेगा उसका साथी क्या है, वाटर। तो वाटर भी ऑटोमेटिकली, वाटर भी रिटेन्स इन द ब्लड, H2O रिटेन्स, ब्लड नहीं सॉरी, रिटेन्स इन यूरिन। तो यूरिन में ही रहेगा है ना, यानी कि यूरिन का मात्रा बढ़ा देगा, ये क्या करेगा, यूरिन को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये सी के नाम में इसका काम है ना, यूरिन, यानी कि ये डायूरेसिस कराता है। क्या कहते हैं उसको, डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है इंक्रीज इन द यूरिन वॉल्यूम, जो कराते हैं। ठीक है, तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर तो कराता ही है इंक्रीज है ना। इसके साथ साथ जो कॉफी वगैरह हो गया है ना, अल्कोहल हो गया, खासकर जो कॉफी में मोस्टली जो कैफीन हो गया ना, मोस्टली कैफीन रेस्पॉन्सिबल है ना, और अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो ये सब भी दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डायूरेसिस। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, डायूरेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, और ANF तो हेल्प करेगा ही, है ना। दिस कैन ऑल्सो बी यूजफुल इन MCQ, ये भी याद रखना है। ठीक है ना, डायूरेसिस कौन कराएगा है ना, ANF तो कराएगा ही, और फिर कैफीन और अल्कोहल वगैरह भी ज़्यादा यूरिन वॉल्यूम बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। अब क्या है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है ना, जैसे कि इसको एक डायग्राम के फॉर्म में देख लीजिए, जैसे ANF है ना, आपका ANF है, तो क्या किया, जैसे कि हमारा जो बॉमेंस कैप्सूल वगैरह तो है ही आपका, है ना, लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, डिस्टल टिब्यूल है, फिर आपका कलेक्टिंग टिब्यूल है। ठीक है, तो कलेक्टिंग टिब्यूल है ना, तो कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर इन्होंने क्या किया, जो सोडियम पोटेशियम पंप्स जो लगा रहता है ना, तो वो उसको ही ब्लॉक कर दिया, तो जिसके कारण सोडियम आयंस इसमें रहेगा, सोडियम आयंस भाई इसी में रहेगा, सोडियम आयंस इसमें रहेगा, जिसके कारण कि वाटर भी इसी में रहेगा, है ना, वाटर भी इसी में रहेगा, वाटर में इसमें रहेगा तो ज़्यादा यूरिन बनेगा, है ना, यूरिन क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीजेस। तो यही याद रखना है, यूरिन वॉल्यूम को इंक्रीज करा। तो इस तरह यूरिन को बढ़ाने का, यूरिन वॉल्यूम को बढ़ाने का काम ANF करता है। ठीक है, तो ANF तो यूरिन वॉल्यूम तो बढ़ाता ही है, एक साथ में याद रखना है, इट इज ऑल्सो है वेसोडाइलेटर। क्या होता है, वेसोडाइलेटर, यानी कि ब्लड वेसल्स में है ना, इसका वॉल्यूम, जो इसका जो ब्लड का जो फोर्स होता है, फोर्स घट गया, फोर्स डिक्रीज हो जाता है, फोर्स डिक्रीज होने के कारण ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो वेसोडाइलेटर तो एक होता ही है, और दूसरा याद रखना है, जो सोडियम पोटेशियम पंप्स जो होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, सोडियम पोटेशियम पंप्स को ये ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के कारण जो यूरिन का जो वॉल्यूम होता है, यूरिन वॉल्यूम को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी, इसका फंक्शन है ना, वेसोडाइलेटर होता है और ये सोडियम पोटेशियम पंप को, यानी कि इसको है ना हाई BP नहीं पसंद है ना, याद रखना है ना, हार्ट को हाई BP नहीं पसंद है। ठीक है, तो हार्ट को नहीं पसंद है, तभी ना BP घटाने के लिए ANF रिलीज करता है ना, तो ये याद रखना है ना, ये ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ट्रिक क्या याद रखिएगा, दूसरा ट्रिक हम लोग रास के बारे याद रख सकते हैं। ठीक है, रास के बारे में क्या याद रखिएगा, है ना, रास कब एक्टिव होता है ना, रास
जब है ना र से रास हो गया, र से क्या रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान मतलब कि डेजर्ट है ना, डेजर्ट में खो गए तब रास लीला होने लगेगा, रास लीला। ठीक है, तो ये टेक्निक से याद रख सकते हैं। एग्जाम में भूल गए तो भाई याद रखिएगा, क्या सर ने बोला था ट्रिक कि रेगिस्तान में खो गए तो रास लीला होने लगेगा, तो रास एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण कि हम लोग का जो ब्लड प्रेशर है जो घट गया है उसको बढ़ा देगा है ना, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और यूरिन का जो आउटपुट है उसको यूरिन को कम कर देगा। ठीक है, सिमिलरली इसके अगेंस्ट में इसका दुश्मन कौन है, एंटागोनिस्ट कौन है, ANF है ना, दुश्मन नहीं, एक तरह से एनिमी तो लिख दिए हैं, बट ये एक्चुअल में क्या है, ये एंटागोनिस्ट है ना। तो ये दोनों बैलेंस बनाने के लिए, बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ये चीज़ है ना। तो एक तरह से जो बॉडी में हमारा जो है ना, जो हीमोस्टैसिस होता है ना, हीमोस्टैसिस जिसे होम्योस्टैसिस, सॉरी हीमोस्टैसिस तो स्टॉपेज ऑफ ब्लड होता है ना, तो होम्योस्टैसिस बनाने में मदद करता है ना। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है ना, ये रास हो गया है ना, रास एंड ANF है ना, ANF दोनों है ना, दोनों क्या है, एंटागोनिस्ट है ना, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ठीक है, चलिए अब यही जो दो शब्दों के साथ मैं ख़त्म करता हूँ लेक्चर। चलिए सबको टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। डू लाइक आवर वीडियो, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। समझ में नहीं आया तो पीछे जाइए, रिवाइज करिए, रिवाइंड करिए, पीछे जाके देखिए। चलिए बाय बाय।